हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारे चैनल पर अभी तक 12th क्लास के अकाउंटेंसी की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड था, उस चैप्टर की आपने सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अभी तक देख ली होंगी। और उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस थी, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपने वीडियोस में, और ये चैप्टर है रिलेटेड टू गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो में हम गुडविल का मीनिंग, गुडविल के फीचर्स, गुडविल के फैक्टर्स और नेचर और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुडविल के मीनिंग की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने 11th क्लास में ये वर्ड जरूर सुना होगा। जब आपने 11th क्लास में इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ा, तो इंटेंजिबल एसेट्स में एक नाम बहुत ही कॉमनली यूज होता है जिसको हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। अकाउंट्स की टर्म्स में हम बात करें तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। अब अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें, हम अगर आम भाषा में बात करें, तो गुडविल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? गुडविल का मीनिंग हम लोग लगाते हैं इमेज से। हम लगाते हैं गुडविल का मीनिंग लोकप्रियता से। एक वर्ड होता है लोकप्रिय। तो गुडविल को हम रिलेट करते हैं इमेज, किसी व्यक्ति की या किसी बिजनेस की क्या इमेज है। अगर उसकी इमेज बहुत अच्छी है तो हम कहते हैं कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। अगर कोई एक बिजनेस है और सारे कस्टमर्स उस बिजनेस से डील करना पसंद करते हैं और लगातार कंज्यूमर्स उस बिजनेस के साथ जुड़े रहते हैं, कंज्यूमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, तो हम कहते हैं कि उस बिजनेस की लोकप्रियता, गुडविल जो है वो बहुत अच्छी है मार्केट में। तो आप लोगों ने ये गुडविल वर्ड कई बार सुना होगा। अब हम अकाउंट्स के टर्म्स में बात कर लेते हैं कि गुडविल का क्या मतलब होता है। तो देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profits। देखिए, गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो कि बिजनेस को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ी कर देती है जहां बिजनेस को एक एडवांटेज मिलता है। अपनी गुडविल का एक ऐसा एडवांटेज मिलता है कि वो बिजनेस उस गुडविल की वजह से जो नॉर्मल प्रॉफिट्स और बिजनेस कमा रहे हैं, उस नॉर्मल प्रॉफिट से कई ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए केपेबल बन जाता है। तो बच्चों, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। सपोज करिए कि दो ऑर्गेनाइजेशन है ए एंड बी। अब दो ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी है, दोनों का जो नेचर ऑफ बिजनेस है, साइज ऑफ बिजनेस है और सारे फैक्टर जो है वो सारे फैक्टर सेम है। सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो सब सेम है। दोनों सेम नेचर का बिजनेस कर रहे हैं। दोनों के पास प्रोडक्ट का जो भी नेचर है वो भी सेम है। तो ऐसा होने पर भी अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर्स किस पे ज्यादा जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ए जो बिजनेस है, उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों को देखिए, जब दोनों के सेम रिसोर्सेज हैं, दोनों के पास सेम नेचर का बिजनेस है, फिर भी ए के पास कस्टमर ज्यादा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट में उसकी गुडविल है। हो सकता है ए का जो कंज्यूमर के साथ रिलेशन है वो काफी अच्छा हो, और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ए की गुडविल मार्केट में ज्यादा है और ए जो है वो बी से कहीं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में सक्षम है। तो गुडविल का मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल के ऊपर कि गुडविल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फीचर इज गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। देखिए, गुडविल एक एसेट, इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच, और ये भी हम कह सकते हैं कि विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस।
तो जी हाँ, गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। गुडविल एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन का फायदा बिजनेस को मिलता है और बिजनेस नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए केपेबल बन पाता है। तो गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, उसको ना ही हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, हम केवल उसका बेनिफिट को फील कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स को हम फील कैसे कर सकते हैं? प्रॉफिट्स को देखते हुए। अगर हमें नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे बिजनेस की गुडविल मार्केट में है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। दूसरा फीचर आता है, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एंटरप्राइजेस। इसका क्या मतलब है कि गुडविल जो एसेट है उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इंडिविजुअल, उसका एग्जिस्टेंस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। मींस अगर बिजनेस है तभी गुडविल की वैल्यू है, अगर बिजनेस खत्म हो जाए तो आपकी गुडविल की वैल्यू जीरो। और हम ये भी कह सकते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए कि बिजनेस में गुडविल की वैल्यू को आप कब रियलाइज कर सकते हैं। देखिए, हर एक एसेट की एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है और यहाँ पर गुडविल की भी एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है। अब ये गुडविल की जो वैल्यू है आप कब रियलाइज कर सकते हैं? गुडविल की वैल्यू आप बिजनेस चलते समय, बिजनेस जब चल रहा है उस समय आप गुडविल की वैल्यू रियलाइज नहीं कर सकते। गुडविल की वैल्यू रियलाइज होती है जब आप बिजनेस को सेल करते हो। ठीक है, गुडविल का बेनिफिट मिलता है आपको, गुडविल का बेनिफिट बिजनेस के चलते चलते मिलता है। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं अपनी गुडविल को बेच दूं और पैसा कमा लूं, तो वो बिजनेस के चलते नहीं हो सकता। वो आपको कब पैसा देगी? जब आप अपने बिजनेस को सेल करोगे। देखिए, मैं अभी यहाँ पर इस पॉइंट को एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है ए और एक है बी। अब ए का जो ओनर है वो बी ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करना चाहता है। ठीक है, तो ए ने क्या ऑफर दिया बी को कि हम आपका बिजनेस परचेज करना चाहते हैं। तो अब ये जो बी है इसके बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? क्योंकि ए परचेज करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू पे करनी पड़ेगी, मनी पे करना पड़ेगा। तो हमें बी की बिजनेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो ध्यान रखिए, किसी भी बिजनेस की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज के माध्यम से की जाती है। तो जब बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एसेट, उस बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उनका टोटल लगाते हैं और उसमें से जितनी भी लायबिलिटीज हैं उस बिजनेस की उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा उस बिजनेस की वैल्यू निकल के आ जाती है। अब सपोज करिए बी के एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख रुपीस और बी की जब लायबिलिटीज कैलकुलेट की गई तो लायबिलिटीज थी 2 लाख रुपीस की। ठीक है, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई बी की? टोटल 8 लाख रुपीस। ओके, अब ए ने बी को बोला आपके बिजनेस की वैल्यू 8 लाख रुपीस है, ये लीजिए 8 लाख रुपीस और आप अपना बिजनेस मुझे बेच दीजिए। लेकिन बी एग्री नहीं हुआ। बी ने बोला कि मैं अपने बिजनेस के 8 लाख रुपीस चार्ज नहीं करूंगा, मैं आपसे अपने बिजनेस के लिए 12 लाख रुपीस चार्ज करूंगा। अब 12 लाख रुपीस बी डिमांड कर रहा है। अब आप सोचिए कि बी की एसेट्स और लायबिलिटीज की जब वैल्यू कैलकुलेट की गई तो उसकी जो नेट वैल्यू आ रही है वो 8 लाख रुपीस आ रही है। फिर बी 12 लाख क्यों चार्ज कर रहा है? बी इसलिए 12 लाख चार्ज कर रहा है क्योंकि बी का मार्केट में गुडविल है। बी को पता है कि मेरे नाम से बिजनेस चलता है और जब ए इसको खरीदेगा तो ए को पहले दिन से फायदा होना चालू हो जाएगा क्योंकि मेरे बिजनेस की गुडविल भी है। तो यहाँ पर जो बी है वो 4 लाख रुपीस एक्स्ट्रा क्यों डिमांड कर रहा है? वो इसलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि उसके बिजनेस की गुडविल है। तो ये जो 4 लाख रुपीस बी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है उसको हम कहेंगे गुडविल। और अगर ए को लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके इसके बिजनेस से काफी फायदा होगा क्योंकि उसका गुडविल है मार्केट में, तो ए उस बिजनेस के लिए 12 लाख रुपीस पे करेगा और जो 4 लाख रुपीस ए ने एक्स्ट्रा पे किए वो ए के लिए क्या हो जाएगा? वो ए के लिए हो जाएगा गुडविल का अमाउंट। उसने 4 लाख रुपीस क्यों ज्यादा पे किए हैं? गुडविल के लिए पे किए हैं क्योंकि बी का मार्केट में गुडविल है।
और जब ए बिजनेस बी का परचेज करेगा तो बिजनेस परचेज करते ही ए को बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा इस केस में बिजनेस जो बी है उसने अपने गुडविल की वैल्यू रियलाइज करी, उसको 4 लाख रुपीज उसकी गुडविल की एक्स्ट्रा वैल्यू मिली। तो ये कब मिली? जब उसने अपना बिजनेस सेल किया। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसका कि आप रियलाइज कब कर सकते हो? जब आप बिजनेस को बेचते हो, सेल करते हो। तो सेल के समय आप अपनी उस एसेट को, गुडविल को रियलाइज कर सकते हो। बाकी बिजनेस के चलते चलते आपको गुडविल से केवल बेनिफिट मिलता है, आपके प्रॉफिट्स और बिजनेस के अकॉर्डिंग ज्यादा आते हैं, लेकिन आप उसको बेच के कुछ पैसा रियलाइज नहीं कर सकते बिजनेस के चलते चलते। तो ये बात ध्यान रखिए। इसलिए कहते हैं कि इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एंटरप्राइज। इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस एंटरप्राइज या बिजनेस के साथ साथ चलते चलते है। अगर बिजनेस चल रहा है तो इसका एग्जिस्टेंस है, जब आप बिजनेस को सेल कर दोगे तो ये गुडविल आपको रियलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला फीचर है इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। तो मैंने आपको बताया कि जिस बिजनेस की गुडविल मार्केट में ज्यादा होगी वो हायर प्रॉफिट्स एंजॉय करेगा। अगर दो बिजनेस हैं, दोनों सेम नेचर का बिजनेस, सेम नेचर का ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस के पास कस्टमर ज्यादा जा रहा है, कस्टमर बार बार रिपीट करता है उसके पास, तो इसका मतलब है कि मार्केट में उसका नाम ज्यादा है और वो अपने नाम की वजह से ज्यादा प्रॉफिट्स को एंजॉय कर पा रहा है। तो गुडविल से क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी बिजनेस के पास आ जाती है। फिर अगला फीचर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर। देखिए बिजनेस के गुडविल की जो वैल्यू है, अब मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, उसमें हमने देखा कि जो बिजनेस बी था उसने 4 लाख रुपीज एक्स्ट्रा डिमांड किए अपने बिजनेस की गुडविल के लिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू 4 लाख रुपीज कैलकुलेट की गई वो टोटली सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। मींस जो वैल्यू है गुडविल की वो बायर एंड सेलर के बीच में जो अमाउंट डिसाइड होता है उस अमाउंट को हम गुडविल की वैल्यू मान लेते हैं। मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई एक सर्टेन मेथड या फिर कोई एक सर्टेन फॉर्मूला नहीं है। हालांकि हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं वैल्यूएशन के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें उन मेथड्स को यूज करके ही गुडविल निकालनी है। गुडविल की वैल्यू बायर एंड सेलर के बीच में आपस में उनके डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर भी तय की जा सकती है। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के मेथड जरूर हैं। अगर बायर और सेलर चाहें तो उन मेथड्स को यूज करके गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बायर एंड सेलर चाहें तो वो अपनी कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं और अगर वो वैल्यू दोनों के बीच में सहमत हो जाए तो वो उस पर गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इट इज टोटली सब्जेक्टिव। इसके लिए किसी भी फॉर्मूला या उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए कोई मेथड लगाना जरूरी नहीं है। बट मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मेथड है ही नहीं गुडविल को वैल्यू करने का। गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स हैं और हम आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर की वो सारे मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये गुडविल के कुछ फीचर्स थे। अब हम बात कर लेते हैं कि गुडविल, बिजनेस की गुडविल कौन कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट करती है। मतलब एक बिजनेस की गुडविल को क्रिएट करने में कौन कौन से फैक्टर्स का रोल रहता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ आपके सामने मेंशन किए हैं, जैसे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर कोई बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है, उसका मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, समय पे सारे ऑर्डर्स पूरे करते हैं, समय पे सारी डिलीवरीज करते हैं और भी कस्टमर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ काम समय पर हो रहा है, एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड है, तो उस बिजनेस की गुडविल मार्केट में क्रिएट हो जाती है और सारे स्टेक होल्डर्स उस बिजनेस से सेटिस्फाइड रहते हैं। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुडविल को क्रिएट करने के लिए, गुडविल को बनाने के लिए। फिर है फेवरेबल लोकेशन,
देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बिजनेस किसी फेवरेबल या बड़ी ही प्रीमियम लोकेशन पर सिचुएटेड होते हैं, तो उनको उस लोकेशन का भी फायदा मिलता है। आप जानते हैं कि कई सारी दुकानें आपने अपने शहर में देखी होंगी, लेकिन कई ऐसी दुकानें होती हैं जो एक मेन मार्केट में लोकेटेड होती हैं। वो मेन मार्केट वाली जो दुकानें हैं वो एक नॉर्मल प्लेस पर सिचुएटेड मार्केट की जो दुकान है उससे ज़्यादा अर्न करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको लोकेशन का फायदा मिलता है। उनकी जो बिजनेस की लोकेशन है वो एक सेंट्रलाइज प्लेस पर है, तो वहाँ पर उनको लोकेशन का फायदा मिलता है और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो फेवरेबल लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो गुडविल क्रिएट करता है। फिर इसके बाद आता है लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस जब काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है तो उसका धीरे धीरे उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। आप देखते हैं कि भाई जब हमारे सामने दो दुकानों के ऑप्शन रहते हैं और हमें पता है कि ये दुकान बहुत पुरानी दुकान है, तो हम उस दुकान पे जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत पहले से काम करती आ रही है और उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अपने कस्टमर्स के साथ ज़्यादा लॉयल है। तो लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, जब बिजनेस लंबे समय तक चलता रहता है, बहुत अच्छा चलता रहता है, तो मार्केट में उसका नाम क्रिएट हो जाता है, मार्केट में उसकी गुडविल क्रिएट हो जाती है। फिर आता है क्वालिटी। अगर कोई बिजनेस हमेशा क्वालिटी पर ध्यान रखता है, हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करता है, तो भी ये एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस की गुडविल को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्योंकि हमारे माइंड में एक बात रहती है कि अगर हम उस दुकान से खरीदेंगे या उस बिजनेस से डील करेंगे तो वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही देते हैं। तो क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुडविल को क्रिएट करने के लिए। फिर आता है पास्ट परफॉर्मेंस। बिजनेस की पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही है, बिजनेस पिछले कई सालों से कस्टमर्स के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन किया हुआ है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पास्ट में बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वर्तमान में भी उसको अपनी गुडविल का फायदा मिलता है और वो हायर प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए केपेबल रहता है। फिर आफ्टर सेल्स सर्विसेज। अगर कोई बिजनेस सेल्स के बाद, सेल होने के बाद, अपना गुड सेल होने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करा रहा है, कस्टमर को अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो उस दिक्कत को सॉल्व कर रहा है, तो इससे कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहते हैं और बार बार रिपीट होते हैं उस बिजनेस के पास और बिजनेस की जो गुडविल है वो बढ़ जाती है और बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गुड कंज्यूमर रिलेशन। अगर बिजनेस के कंज्यूमर्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो कंज्यूमर बार बार उस बिजनेस के पास जाएगा, उस डीलर, उस ओनर के पास जाएगा और बार बार उससे डील करेगा और मार्केट में उस बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी और वो बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए केपेबल बनेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस की गुडविल को बढ़ाने का काम करते हैं और बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं और गुडविल किन किन फैक्टर्स से इफेक्ट करती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि गुडविल को हम किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आइए अब सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के बारे में। तो देखिए, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुडविल को 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है परचेज गुडविल और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो पहले हम बात कर लेते हैं परचेज गुडविल के बारे में। देखिए, जब कभी भी बिजनेस में गुडविल को परचेज किया गया हो या एक्वायर किया गया हो कुछ अमाउंट पेड करके, मतलब हमने गुडविल खरीदी है और उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया है या कुछ ना कुछ काइंड में या कुछ ना कुछ कैश पे किया है, तो ऐसी गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल। देखिए लिखा है यहाँ पर, एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश और काइंड। मतलब आपने इस गुडविल को खरीदा हो और उसके लिए या तो कैश में कुछ पे किया हो या फिर कुछ काइंड में पे किया हो, तो ऐसी गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल। आइए एक एग्जाम्पल से इस परचेज गुडविल को समझते हैं।
देखिए मान लेते हैं यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन है, ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड। ठीक है, हुआ क्या, ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को परचेज करने का प्रपोजल रखा। ठीक है, तो XYZ लिमिटेड के लिए जब परचेज प्रपोजल आया तो उन्होंने अपनी एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन किया। ठीक है, बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करते हैं और नेट एसेट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो XYZ ने अपनी जब एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करी तो एसेट की वैल्यू आई मान लीजिए 20 लाख। ओके, और लायबिलिटी की वैल्यूज आई मान लीजिए 5 लाख। ठीक है, तो XYZ लिमिटेड की जो बिजनेस की वैल्यू हुई वो बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू भी बोलते हैं। नेट एसेट वैल्यू या वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी हो गई, 15 लाख। ये कैसे आया, एसेट माइनस लायबिलिटी। अभी मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, अब XYZ की जो बिजनेस की वैल्यू है वो 15 लाख रुपीज है, लेकिन XYZ ने बिजनेस को बेचने का जो ऑफर ABC को दिया है वो दिया है 25 लाख रुपीज में। मतलब XYZ लिमिटेड क्या कह रहा है कि हम आपको अपना बिजनेस सेल करेंगे, लेकिन उसके लिए जो कंसिडरेशन आपको पे करना होगा वो होगा 25 लाख रुपीज। तो आप यहां देख रहे हैं कि XYZ की बिजनेस की वैल्यू है 15 लाख, बट XYZ कितना डिमांड कर रहा है, 25 लाख। तो ये 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि मार्केट में XYZ की ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड गुडविल है। मार्केट में लोग जानते हैं XYZ लिमिटेड को, और जैसे ही ABC लिमिटेड इस बिजनेस को परचेज कर लेगी तो इसको इसकी गुडविल का इमीडिएट फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ABC लिमिटेड को भी ये बात पता है कि अगर हम XYZ का बिजनेस परचेज करेंगे तो हमें इमीडिएट फायदा मिलेगा। तो ABC ये डील को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया और ABC ने 25 लाख रुपीस किसको दे दिए, XYZ को दे दिए, बिजनेस परचेज कर लिए। तो अब यहां पर जब ABC लिमिटेड अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करेगा तो एंट्री कैसे करेगा, देखिए ABC लिमिटेड ने टोटल एसेट्स कितने की एक्वायर करी, एसेट्स एक्वायर करी टोटल 20 लाख रुपीस की। तो ABC लिमिटेड मैं आपको पूरा यहाँ पर एक एंट्री बना के दिखाता हूं। ABC लिमिटेड ने एसेट्स कितने की एक्वायर करी, एसेट्स अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीस की एसेट एक्वायर करी। ठीक है, तो एसेट्स ABC लिमिटेड के पास आई तो एसेट अकाउंट डेबिट हो गया। अब लायबिलिटीज कितने की एक्वायर करी, 5 लाख की। तो लायबिलिटीज जब आती हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट टू लायबिलिटीज 5 लाख। ठीक है, अब ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को कितना अमाउंट पे किया, 25 लाख रुपीस पे किए। तो टू कैश 25 लाख रुपीस, क्योंकि ABC लिमिटेड के पास से ये कैश गया तो 25 लाख रुपीस टू कैश कर दिया। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में ABC लिमिटेड ने 10 लाख रुपीस एक्स्ट्रा दिए हैं। वो किसके दिए हैं, वो दिए हैं गुडविल के। तो ABC लिमिटेड अपने यहाँ पर गुडविल को डेबिट करेगा 10 लाख रुपीस से। ठीक है, क्योंकि 10 लाख रुपीस उसने ज्यादा दिए हैं। ये जो है 10 लाख रुपीस ये एक्चुअल में ABC के लिए अभी एक खर्चा है, अभी एक मेजर एक्सपेंस है, जिसको कि ABC लिमिटेड अपने आने वाले सालों में अपने प्रॉफिट से रिकवर करेगा। क्योंकि ABC लिमिटेड को अब ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ABC लिमिटेड ने XYZ का बिजनेस खरीदा है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जो 10 लाख रुपीस की गुडविल का अमाउंट है वो धीरे धीरे ABC लिमिटेड जो है वो रिकवर, वो अमोर्टाइज कर लेगा। तो यहाँ पर ये जो गुडविल रिकॉर्ड की गई, आप जर्नल एंट्री भी एक बार देख सकते हैं। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल आ गया। देखिए टोटल डेबिट आया 20 + 10 30 लाख
और टोटल क्रेडिट भी 30 लाख हो गया। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड की गई गुडविल 10 लाख रुपीज से, उस गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 10 लाख रुपीज गुडविल के लिए एक्स्ट्रा दिए गए। तो जब कभी भी गुडविल के लिए कोई अमाउंट पे किया जाए, ठीक है, तब हम उस गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं और उस गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल। ठीक है, तो ये परचेज गुडविल तभी जनरेट होती है जब बिजनेस सेल या परचेज किया जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई परचेज गुडविल की बात। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, जिसको कि हम कुछ मनी देके या कुछ कंसीडरेशन देके एक्वायर नहीं करते। ये वो गुडविल होती है जो हमारे एफर्ट से, बिजनेस के एफर्ट से अपने आप जनरेट होती है, जिसका कि फायदा हमें ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स में मिल जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है, द सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन, रेदर अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये गुडविल जो है वो मैनेजमेंट के एफर्ट्स से अर्न की जाती है। ठीक है, इस गुडविल से हमें कुछ भी ना तो पैसा मिलता है, ना ही हम इसको जनरेट करने के लिए कुछ पैसा पे करते हैं, ये एफर्ट से जनरेट होती है। ठीक है, तो ऐसी गुडविल को हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसको हमने कुछ पे करके नहीं खरीदा है, इसको हमने अपने एफर्ट से खरीदा है और हम अपने एफर्ट्स को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर आप दोनों में डिफरेंस भी बताना चाहें तो एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि परचेज गुडविल को हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, देखिए हमने यहाँ रिकॉर्ड करा है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, और बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जो कि नेचर ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। ठीक है, नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल। देखिए, हमारा अकाउंट्स में आप जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। हमारे कई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हैं, उन्होंने कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS26। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि गुडविल जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में तो केवल परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं और इसको रिकॉर्ड करने के बाद धीरे धीरे इसको हम प्रॉफिट्स में से आने वाले सालों में एमोर्टाइज कर लेते हैं या फिर रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसके लिए कुछ पैसा पे नहीं किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब आप कभी भी किसी भी फर्म की या किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट में अगर गुडविल लिखा हुआ देख रहे हैं एसेट साइड में, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वो परचेज गुडविल का पार्ट है और उसके लिए वो अमाउंट जितना लिखा गया है वो अमाउंट पे किया गया होगा। ठीक है, तो ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पर आपको मैंने समझाया कि गुडविल का क्लासिफिकेशन, दो टाइप की गुडविल है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया जाता है, उसको पे करने के बाद वो एक्वायर की जाती है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल एफर्ट से क्रिएट की जाती है और इसको हम वैल्यू नहीं कर सकते और इसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो पूरा आप देखेंगे और आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। और अब हम अगले वीडियो में गुडविल के वैल्यूएशन से रिलेटेड बात करेंगे कि जब हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कौन कौन से उसके मेथड्स होते हैं और कैसे हम गुडविल को की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हालांकि मैंने आपको आज के वीडियो में बताया था कि गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, वैल्यूएशन डिपेंड करता है बायर और सेलर के बीच की सहमति पर, लेकिन फिर भी इसको वैल्यू करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं और हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।